ओके बच्चों, सबसे पहले देखते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये अपना टॉपिक। पहला चीज जो आपको इसमें रिवाइज करना है वो क्या है, जो ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया है, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव में भी डिस्कस किया है कि भाई जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या थे याद करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया मैंने आपको। जो सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बोलो हाँ कि ना। यस तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमने कितने टाइप्स के किए थे, एक्चुअली हमने तीन टाइप के किए थे ना सॉल्यूशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट, और उसमें फिर स्ट्रॉन्ग और वीक। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के दो वैरायटी होगी, स्ट्रॉन्ग और वीक, है ना। इसको याद करने के लिए मैंने आपको सिंपल फंडा जो बताया था, वो फंडा ये था कि जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स होंगे, कौन से इनऑर्गेनिक एसिड्स, बेसिस, जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या NaOH, KOH, है ना, एसिड्स और बेसिस ये जो है ये सारे के सारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आएंगे बच्चों। और सॉल्ट्स सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई सॉल्ट्स जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं ना, आयोनिक होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, तो वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ये फंडा हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। वीक में क्या आ रहे थे, वीक में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ रहे थे बच्चों, खास करके आपके ऑर्गेनिक एसिड्स जो है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवैलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो जल्दी डिसोसिएट नहीं होते। यहाँ पे भी आप देखोगे, आपके स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, एग्जाम्पल में उन्होंने आपको वीक में एसिटिक एसिड दिया हुआ है और स्ट्रॉन्ग में HCl NaOH दिया हुआ है, देख सकते हो आप, राइट। तो काफी सिंपल बात है, ये रिवाइज हो गया आपका फंडा। अब ये चैप्टर जो है आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये किस बात से ये डील कर रहा है, बेसिकली ये ना, ये 2 पॉइंट्स है, 2 बातों से डील करता है। जब भी हम लोग किसी कंपाउंड की बात कर रहे हैं, लेट मी सिंप्लीफाई दिस वे, हम लोग किसी कंपाउंड की बात कर रहे हैं और वो कंपाउंड का आप जब सॉल्यूशन बनाओगे या उसको आप मेल्ट करोगे, उसका फ्यूजन करोगे, ठीक है, तो उसके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होंगे, बोलो हाँ कि ना। बॉन्ड्स जो है वो डिसोसिएट होंगे ना, राइट। तो कंपाउंड का डिसोसिएशन किस तरह से होने वाला है और उसमें से आयॉन्स कैसे बनने वाले हैं, इसके ऊपर पूरा ये फंडा है इस चैप्टर का। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपको जनरल तरीके से समझाऊं कि A+ और B- नाम का कंपाउंड था, कैसा था, A+ और B- नाम का कंपाउंड था बच्चों, तो ये डिसोसिएट कैसे होगा, A+ अलग हो जाएगा, B- अलग हो जाएगा, आयॉन्स अलग हो गए, बोलो यस और नो, आयॉन्स अलग हो गए। अच्छा, अगर ये कंपाउंड आयोनिक था तो ये जनरली क्या होगा, 100% डिसोसिएट होगा, पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा। मतलब यहां पे अगर आपने 100 मॉलिक्यूल लिए थे तो इसके भी 100 मॉलिक्यूल मिलेंगे, इसके भी 100 मॉलिक्यूल मिलेंगे, राइट। ये सेम फंडा तो हम लोग सॉल्यूशन कॉलिगेटिव में भी कर चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कर चुके, नो डाउट। अच्छा, सपोज अगर ये कंपाउंड ऑर्गेनिक होता या कोवैलेंट होता तो ये 100 के 100 पूरे डिसोसिएट नहीं होते, है ना, तो कम डिसोसिएशन होता। मतलब कहने का सिंपल भाषा में अर्थ ये है कि या तो आयॉन्स पूरे के पूरे बन जाएंगे या थोड़े बहुत बनेंगे। तो जितने आयॉन्स बन रहे हैं आपको पहले तो वो स्टडी करना है, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम का फंडा वहां से आया। अच्छा, दूसरा ये कि भाई कौन आयोनाइज होगा, तो अच्छे वाले इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज होंगे, है ना। मतलब उसमें क्या आया, एसिड्स और बेसिस आए ना। तो इस चैप्टर में दे विल टेल यू अबाउट आयॉन्स इन जनरल एंड देन द चैप्टर जंप्स डायरेक्टली टू इन डेप्थ स्टडी ऑफ एसिड्स का कैसा बिहेवियर है, बेसिस का कैसा बिहेवियर है वगैरह। सो दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सिनॉप्सिस। आई थिंक यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन हियर, राइट, एसिड्स एंड बेसिस। नाउ स्कूल लेवल से बेसिक अपन कैसा सीखते हैं कि एसिड वो है जो H+ देता है और बेस वो है जो OH- देता है, बरोबर है। ये अपन बेसिक सीखते हैं। ये वाली जो थियरी है ये एक्चुअली आर्हीनियस नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, तो इसको हम लोग आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हीनियस ने बोला जो H+ देगा वो एसिड, जो OH- देगा वो बेस। क्लियर है ये? दूसरा है लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। अपन ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड ऐसा बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपके लिए BL लिख देता हूँ, BL, ठीक है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड, लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड गिव अस दिस थियरी। तो देखो H+ जो है वो एसिड, OH जो है OH- सॉरी,
ये बेस, ओके, अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस. यहाँ पे आई एम मार्किंग फॉर यू ऑन योर स्क्रीन, आई होप यू कैन सी दैट. एंड सेकेंडली, सॉरी, अभी ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है. अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट तो था H प्लस और OH माइनस का, और ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का कॉन्सेप्ट था H प्लस डोनर जो हो वो एसिड है. तो आप बोलोगे सर एक ही बात है ना, जो H प्लस सप्लाई कर रहा है और अब ये बोल रहा है H प्लस डोनर. यस, अर्हीनियस ने क्या बोला था ना कि यार उसमें ना H प्लस कंटेंट होना चाहिए, दिखना चाहिए स्ट्रक्चर में. और ब्रॉन्स्टेड ने बोला यार कोई भी आके प्रोटॉन डोनेट कर दे तो वो ये हो जाएगा एसिड. मीनिंग क्या बोल सकते हैं, दोनों का सेम ही हुआ, बोलो हाँ कि ना. भाई दोनों एक ही बात बोल रहे थे ना. तो ऐसे इसको बोलो H प्लस सप्लायर और H प्लस डोनर. और इसको वो बोल रहा है H प्लस एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर. यानी कि अब उसने H प्लस और OH माइनस के बेसिस पे फंडा नहीं दिया, उसने क्या बोला कि प्रोटॉन के एक्सेप्टर और डोनर के बेसिस पे आप चेक करो कि एसिड है कि बेस है. क्या बात समझ में आ रही है आप लोग को? ओनली प्रोटॉन, ठीक है, H प्लस के बेसिस पे. तो प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो बेस और प्रोटॉन डोनर जो है वो एसिड. ठीक है, ये किसने बोला? ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने बोला. बट सबसे इंपॉर्टेंट है लुईस. हम लोग बार बार ये बात करते हैं, अमाइंस चैप्टर मैंने पूरा आपको पकाया. नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट करेगा इसीलिए बेस है. याद है सबको ये, है ना? नाइट्रोजन के पास बिकॉज वो लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर को डोनेट करता है, तो वो बेस है, पता है अपने को. तो यहां पर भी वही फंडा है बच्चों कि भाई जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो एसिड और डोनेट करे वो बेस. एक्सेप्ट करे वो एसिड, डोनेट करे वो बेस. ये फंडा किसने दिया था अपने को? ये फंडा लुईस बाबा ने दिया था. लुईस बाबा क्या बोल के गए थे? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर विल बी एसिड और इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर बेसिकली डोनर विल बी बेस. क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है? हम बोलेंगे ठीक है, सही है. अच्छा, ये बात अगर क्लियर है तो बाकी फंडे बहुत ही आसान है जो स्कूल लेवल से पढ़ते आए हो. ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड और बेस क्या होता है. थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया, साइज इसकी बढ़ा दी, एक बार देख लो. क्लियर दिख रहा है? और चलो, या ये हुई ना बात. चलो, क्लासिफिकेशन एकदम इजी. स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग वीक. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस. कैसा है? बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन. जो डिसोसिएट ज्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा. अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं सिंपल वर्ड्स में बच्चों, जो मुझे ज्यादा अच्छे से H प्लस सप्लाई करे वो ज्यादा बेहतर एसिड, हाँ कि ना? जो मुझे इजीली H प्लस सप्लाई करेगा वो स्ट्रॉन्गर या बेहतर एसिड होगा, हाँ कि ना? बोलो. अच्छा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जरा फंडा समझते, एक एग्जांपल के साथ समझते. ठीक है ना, एग्जांपल के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड के फंडे समझते. स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड. एक अपना जनरल अपने दिमाग में एक आइडिया है कि भाई सर आपने बताया था कि इनऑर्गेनिक वाले एसिड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और ऑर्गेनिक वाले वीक होते हैं. ये तो सबको याद है ना. जैसे एसिटिक एसिड बोल दूं, ऑक्सैलिक बोल दूं आपको, है ना. ये सारे जो है फिनॉल्स वीक एसिड होते हैं. ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेसिकली वीक एसिड्स होते हैं, पता ही है. और स्ट्रॉन्ग में HCl HNO3 अभी बताया था. पर इनऑर्गेनिक के अंदर भी क्या सारे एसिड्स इक्वली स्ट्रॉन्ग है क्या? मेरे को बोलो. सब एक जैसे स्ट्रेंथ वाले? आपको ये तो पता है सबको कि भाई सल्फ्यूरिक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. बरोबर बोल रहा हूं ना, है कि नहीं? तो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है ये समझते हैं जरा एग्जांपल के साथ. तो बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस इज इफ यू टेक हैलो एसिड्स. कौन से लिए मैंने? HCl, HF, HBr, HI. ठीक है. और अगर मैं इनमें बोलूं स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है और वीकेस्ट कौन सा है, तो आप सबको मालूम है HI जो है वो स्ट्रॉन्ग है और HF जो है वो वीकेस्ट है. ऐसा क्यों है बच्चों? वीक एसिड है HF
और HI जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसा क्यों है, मेरा सवाल ये, बहुत सिंपल सवाल है, ऐसा क्यों है? ये भी मैं आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स में वैसे बता चुका हूँ। तो ये तो अपने को पता है कि HI अगर मैं देखूं तो ये हाइड्रोजन और ये बड़ा मोटा आयोडीन, तो बॉन्ड लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो HI का बॉन्ड जल्दी टूटेगा, बोलो हाँ कि ना। HI का ये जो बॉन्ड है ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा बच्चों, और बिकॉज ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा तो क्या होने वाला है, तो H+ जल्दी मिलेगा, बोलो हाँ कि ना। H+ जल्दी मिलेगा। और वहीं पे अगर आप कंपेयर करो, HF की बात करते हैं, तो ये रहा चिंटू सा हाइड्रोजन और फ्लोरीन थोड़ा बड़ा, ठीक है। तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी, बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, वो फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को छोड़ेगा क्या, जल्दी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए HF जो है वो वीक एसिड है। HF जो है वो वीक एसिड। बाय द वे HF के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये MCQ में हर बार आती है। HF इज यूज्ड फॉर एचिंग ऑफ ग्लास। किस लिए यूज होता है, एचिंग ऑफ ग्लास। कांच के ऊपर जो नाम वगैरह लिखते हैं ना अपन, एम्बॉसिंग करते हैं ग्लास के ऊपर, क्या डिजाइन्स बनाते हैं, एचिंग करते हैं, उसके लिए HF यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज होता है, ठीक है। ये आगे करेंगे हम लोग यूजेस में। तो एसिड और बेस आपको फंडा इजी है, स्ट्रॉन्ग और वीक देखना है। कैसे देखना है, बॉन्ड लेंथ के हिसाब से देखना है। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड वीक होगा, कमजोर होगा, जल्दी टूट जाएगा, H+ अच्छे से देगा। दूसरा, क्या मैं ये बोल सकता हूं क्वांटिटी ऑफ H+, क्या मैं क्वांटिटी ऑफ H+ और OH- पे बोल सकता हूं क्या? जरा सोच के देखना आप। मैं बोलूं HNO3 नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन? ये 2 H+ देगा और ये 1 H+ देगा बच्चों, बोलो हाँ कि ना। तो जो ज्यादा H+ देगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यस और नो, अग्रीड। सिंपल बातें हैं ये, पर इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। ओके, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, अभी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है नेक्स्ट हमारा पीएच। और पीएच के बाजू में यहां पर आप मेंशन करके रखोगे, पीएच के लिए आप मेंशन करके रखोगे कि पीएच क्या, किस चीज के लिए स्टैंड करता है। व्हाट डज द वर्ड पीएच मीन? बहुत बच्चों को पूछते हैं कि सर, कि बच्चा बताओ पीएच क्या है, तो अब आप लोग ये बोलते हो कि सर ये एसिड और बेस का स्केल है। बरोबर है, एसिड बेस, एसिडिटी और बेसिसिटी मेजर करने का स्केल है, वो तो ठीक है। पर पीएच इस वर्ड का मतलब क्या है, कुछ तो मीनिंग होगा ना। पीएच क्या है? पोटेंस दी हाइड्रोजन, यानी कि करेक्ट, पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। कि उस कंपाउंड में, उस एसिड में, बेस में हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन, पावर यानी कि हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कितनी है, ठीक है। तो इट स्टैंड्स फॉर पोटेंस दी हाइड्रोजन, है ना, कम्स फ्रॉम फ्रेंच बेसिकली। पोटेंस दी हाइड्रोजन, दैट इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये एक स्केल है। क्यों है ये, कैसे है स्केल भाई? तो ये स्केल एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को मेजर करता है। इस स्केल पे जैसे आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो ना मैथमेटिक्स में, वैसे आप समझ लेना इस स्केल को बच्चों। तो इस स्केल पे जो 1 है, इस स्केल पे जो 1 है वो हाईली एसिडिक है। इस स्केल पे जो 14 है वो हाईली बेसिक है, और इस स्केल पे जो 7 है वो क्या है, न्यूट्रल है। 7 क्या है बच्चों, न्यूट्रल। 14 यानी कि 7 से ऊपर जो है वो बेसिक है, और 7 से नीचे जो है वो एसिडिक है। तो कैन आई से दिस दैट if a solution has a pH of 1, it is highly acidic. If it has a pH of 14, it is highly basic. Yes or no? ये तो बहुत सिंपल हो गई ना बात एकदम। और अगर 7.5 है तो आप बोलोगे स्लाइटली बेसिक है, अगर 6 पॉइंट समथिंग है तो आप बोलोगे स्लाइटली एसिडिक है। तो आपको पीएच से ना बहुत एक सिंपल बोलते हैं ना कि एक न्यूमेरिकल आइडिया आ जाता है तुरंत। आप नंबर बताया आपको आ जाए, अच्छा स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग या वीक किसकी बात कर रहा है, अपने को आइडिया आ गया, वो तो ठीक है। कुछ बच्चों को ये क्यूरियोसिटी होती है कि सर ये 1 to 14 क्यों? 1 to 10 भी हो सकता था, 0 to 100 भी हो सकता था, क्यों 1 to 14 स्पेसिफिकली ये क्यों? तो यहाँ इसका फंडा कहाँ से आया? इसका फंडा आया आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से, जो यहाँ नहीं दिया हुआ, बट मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता देता हूँ।
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की आप अगर बात करो, अगर आप प्योर सैंपल ऑफ वाटर देख रहे हो ना बच्चों, प्योर सैंपल ऑफ वाटर में क्या होगा, कोई और सॉल्ट्स होंगे क्या? मैं डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहा हूं, कोई और सॉल्ट्स होंगे कि सिर्फ H+ और OH-, दैट्स इट। अगर मैं वाटर को एज एन आयोनिक कंपाउंड कंसीडर करूं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोला ना मैंने, KW बोलते हैं बेसिकली हम लोग, फंडा जो है उसका। प्रोडक्ट ऑफ वाटर अगर मैं देखूं ना, तो इसमें H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁷ और OH की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ होती है। मतलब टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 10⁻14 हो गई। ठीक है, और pH निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये सब बच्चों को वैसे पता होगा, नहीं पता तो सीख लो। pH का फॉर्मूला क्या है बच्चों? हाउ डू कैलकुलेट pH? pH का फॉर्मूला इज नेगेटिव लॉग ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब जो CET वाले बच्चे हैं उनको PCM तो आप लोगों को मेरे से अच्छा ही आता है, राइट? लॉग ऑफ m⁻n क्या होता है? n log m होता है ना? तो यहां पर भी इसी तरह से अगर मैं फंडा लगा दूं तो नेगेटिव लॉग ऑफ H+, अगर मेरा H+ का कॉन्सेंट्रेशन समझो -7 था, है ना, H+ का कॉन्सेंट्रेशन -7 था, तो मैं नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻7 कर दूं तो माइनस ऑफ -7 लॉग ऑफ 10 ऐसा हो जाएगा बच्चों। लॉग ऑफ 10 1 है, मेरे को मालूम है लॉग ऑफ 10 1 होता है। माइनस ऑफ -7 कितना हुआ? +7 हो गया। बोलो हाँ कि ना? तो क्या बात आपको समझ में आई कि 10⁻⁻7 का pH कितना आया? +7। तो 10⁻⁻14 अगर होता तो pH कितना आता? 14। और 10⁻⁻1 अगर होता तो pH कितना आता? 1। बात क्लियर हुई? बोलो हाँ कि ना? तो pH में तो अपन क्या ये ट्रिक लगा सकते हैं क्या? pH में क्या हम ये ट्रिक लगा सकते हैं कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर 10⁻⁻x है तो pH x है? बोलो हाँ कि ना? क्या ये ट्रिक हम लोग यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻x है, देन pH की वैल्यू सीधा सीधा x है। क्या ये बात क्लियर हो गई? सिंपल। हाँ, ये ट्रिक आप यूज करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, चलो देखते हैं। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 से ऊपर गई तो pH 7 से नीचे गया। नेगेटिव लॉग है ना, उल्टा होता है ऑब्वियसली। H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो pH बढ़ गया, और अगर इक्वल टू 7 हो गई तो न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी कि pH भी 7 हो गया। अच्छा, यहाँ पर दो छोटे छोटे नोट कर लेने हैं जो फैक्चुअल क्वेश्चन में आ जाते हैं अपने को। फैक्चुअल क्वेश्चन में क्या पूछता है वो, ठीक है, वैसे इसका क्या आपके बायोलॉजी से लेना देना है, पर इस चैप्टर में ये कई बार आता है ये क्वेश्चन। ह्यूमन बींग्स में हमारा जो ब्लड होता है, ह्यूमन बींग्स में मतलब हम लोग हैं, होमोसेपियंस में ह्यूमन ब्लड की बात करूं तो उसका pH कितना होता है? 7.4 होता है। मतलब ये कैसा हुआ, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? स्लाइटली बेसिक, वेरी गुड, स्लाइटली अल्कलाइन। 7.4 ह्यूमन ब्लड का pH 7.4 होता है, और ह्यूमन यूरिन का pH होता है समवेयर अराउंड 6.1 6.2, मतलब स्लाइटली एसिडिक। पर मोर इंपॉर्टेंट इज ह्यूमन का स्टमक का एसिड। हमारे केस में स्टमक का एसिड कौन सा होता है? हमारे स्टमक में एसिड बच्चों, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है, और जिसका pH might be surprising for some people, around 1 to 1.5 के आसपास होता है। Our stomach acid is that strong, 1 to 1.5, that is the pH of our stomach acid। ठीक है, भी अगर बायो की क्लास होती तो आपको काफ़ी इसके बारे में बताता, बट ठीक है। pH का एसिड, सॉरी स्टमक का pH 1 to 1.5। फैक्चुअली याद कर लेना, सरप्राइजिंगली वो डाल सकते हैं आपको बीच में ये क्वेश्चन। ओके, सॉल्ट्स की बात कर लेते हैं अभी, सॉल्ट्स की बात। ठीक है, क्या मैं बोल सकता एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर? शायद बचपन से आप लोगों ने सबसे ज्यादा रिएक्शन अगर कोई सुना है तो यही सुना है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस, यस। अच्छा, तो ये जो सॉल्ट है, ये कितने टाइप का हो सकता है? तो कोई भी बच्चा इसमें बहुत ही लॉजिकल तरीके से ये बता पाएगा कि सर अच्छा, ये सॉल्ट जो है ना वो अलग अलग वैरायटी का हो सकता है।
एक होगा कि आपने एसिड को स्ट्रॉन्ग लिया, बेस को वीक लिया। दूसरा होगा कि भाई एसिड को वीक लिया, बेस को स्ट्रॉन्ग लिया। तीसरा कॉम्बिनेशन दोनों स्ट्रॉन्ग। चौथा कॉम्बिनेशन दोनों वीक। है कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ ये बात तो सही है। या तो बोथ वीक एसिड वीक बेस दोनों वीक हो सकते हैं, या तो दोनों स्ट्रॉन्ग यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा भी हो सकता है। या तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या ये बहुत ही लॉजिकल है? तो सॉल्ट की वैरायटी कैसे होगी बच्चों? देख लो, सॉल्ट की वैरायटी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मैं SASB ऐसा लिख रहा हूं। आई होप ये समझ में आएगा सबको। SASB ऐसा लिखा, इसका मतलब क्या समझोगे, कैसे रीड करोगे आप? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज टाइप 1। देन यू हैव स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, SAWB, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। फिर आप लिखोगे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और फिर आप लिखोगे वीक एसिड वीक बेस। बोलो हाँ कि ना? कॉम्बिनेशन समझ में आया? नाउ इफ आई टेल यू एग्जांपल्स, कैन यू जज? दैट इज द क्वेश्चन। वैरायटी आपको कोई नहीं पूछने वाला, थियरी पेपर थोड़ी है, MCQ है ना भाई। तो आपको वो क्या पूछेगा? आपको वो रैंडम सॉल्ट दे देगा और बोलेगा भाई ये जज करके बताओ कि ये कौन सी वैरायटी का सॉल्ट था। तो एक एग्जांपल देखते हैं, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ स्क्रीन पे से, आप बताओ मुझे। चलो देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि KCl ये सॉल्ट है, क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, KCl। तो ये कौन से टाइप का सॉल्ट होगा? बोलो, पोटेशियम क्लोराइड कौन से टाइप का सॉल्ट होगा? ये चारों में से किस टाइप का, किस वैरायटी का ये सॉल्ट है? तो जो स्मार्ट बच्चे उन्होंने तो विद इन अ सेकेंड गेस कर लिया होगा कि भाई सर ये KOH और HCl का सॉल्ट है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है। बोलो हाँ कि ना? है ना? सपोज मैं आपको बोलूं NH4CN, अमोनियम साइनाइड किसका सॉल्ट है? तो ये आप बोलोगे अच्छा सर ये ना, ये NH4OH का है और HCN का है, वीक एसिड है वीक बेस है ना? अब जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से किया जाएगा, तो उनके लिए बता दूं कि भाई क्या करना है आपने, यू हैव टू इमेजिन दैट ये जो सॉल्ट आपको दिया उसका पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट में OH लगा दो, नेगेटिव पार्ट में H लगा दो, बस इतना करना है आपने। आपको मिल गया एसिड और बेस। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रही बात सबको? आपको मैं कोई भी सॉल्ट उठा के दे दूं, आप ये लॉजिक अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, ट्राई कर लेना। कैल्शियम सल्फेट, क्या किया मैंने? CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। क्या करना है आपने? पॉजिटिव पार्ट लिया, उसमें OH लगाया। OH कितने लगाऊं? कैल्शियम की वैलेंसी 2 है ना बच्चों, तो CaOH ट्वाइस, और सल्फेट की भी वैलेंसी 2 है तो H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन लगा दूं। बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, कौन सा है ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या ये बात भेजे में चली गई सबके? एकदम आसान हो गया। बोलो हाँ कि ना? आपको दुनिया का कोई भी सॉल्ट दिया जाए, आप आसानी से उसका जो है वैरायटी, कौन से कैटेगरी का वो सॉल्ट है, आप निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत इजी। चलो ये भी हो गया आपका फंडा। तो एग्जाम्पल जो यहाँ पे इन्होंने मार्क किया, आपको एग्जाम्पल रटने की जरूरत है क्या? नहीं, आप लॉजिकली सारे एग्जाम्पल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, CH3COONA क्लासिक है, एसिटिक एसिड और NaOH का सॉल्ट। तो एसिटिक एसिड वीक एसिड था और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस था। अब बोलोगे हाँ सही बात है। और ये जो है जैसे कि CH3CO NH4 NH4CN वगैरह है ना, तो ये इस तरह से होगा। नाउ यहाँ पर इन्होंने एक ब्रैकेट में एक चीज दी हुई है जो शायद कुछ बच्चों को कंफ्यूजिंग लगे। मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ, यहाँ पे जरा देख लेना, जूम करके आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बच्चों, थोड़ा क्लैरिटी के साथ। थोड़ा सा इमेज ये है, शायद ब्लर है, वेरी सॉरी फॉर दैट। वो बोलता है Ka ग्रेटर देन Kb तो एसिडिक, Ka लेस देन Kb तो बेसिक, Ka इक्वल टू Kb तो न्यूट्रल। तो ये Ka और Kb क्या है? तो Ka और Kb अगर हम लोग बात करें तो ये एक्चुअली क्या है? कांस्टेंट फॉर एसिड एंड बेस ऐसा है। ठीक है, इन जनरल अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस, या डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज अ बेटर वर्ड देयर। एंड K तो इन जनरल केमिकल रिएक्शन के लिए होता है। एसिड का Ka आप निकालते कैसे हो? बहुत बच्चों को ये नहीं आता, सर ये Ka अच्छा ठीक है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, ओके,
हमें कैसे पता चलेगा कि के ए ग्रेटर देन के बी है? पहली बात तो क्वेश्चन में वैल्यू दी रहेगी, अगर ऐसा उनको बताना है आपको तो क्वेश्चन में वैल्यू देंगे, आप वैल्यूज कंपेयर कर सकते हो। बट आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं बता दूं कि आप देखो HCl है, HCl H प्लस और Cl माइनस में ये टूट रहा है, NaOH है या KOH है, समझो KOH, ठीक है, KOH है, ये K प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो रहा है, समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो इसका Ka कैसे निकालोगे बच्चों? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, सिंपल है ना, ये अपन ने किया हुआ है बहुत बार। जब भी K निकालना है तो अपन क्या करते थे? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट्स क्या है बताओ? आप बोलोगे सर H प्लस है, Cl माइनस है और रिएजेंट जो है वो HCl है। क्या ये सेम लॉजिक मैं यहां अप्लाई कर लूं Kb के लिए? K प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन और KOH। क्लियर हो गई बात? बोलो हाँ कि इजी। तो Ka और Kb आपको निकालने आ गया, बहुत बेसिक चीज है। Ka ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। आप बोलोगे वाह सर क्या बात बताई आपने, ऑब्वियसली ना, Ka ज्यादा होगा तो क्या होगा? सॉल्यूशन एसिडिक होगा। Kb ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। ठीक है, यानी कि देखो सॉल्ट बना था एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से, उन दोनों में से बेस थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग था, उन दोनों में से बेस थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग था, तो ओवरऑल सॉल्ट या ओवरऑल सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। अगर एसिड थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग था तो ओवरऑल सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। या फिर अगर दोनों इक्वल निकले, इक्वली स्ट्रांग इक्वली वीक निकल गए, तो सॉल्यूशन ओवरऑल कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही सभी बच्चों को? तो फंडा ये समझ में आ गया कि अच्छा सॉल्यूशन हमने बनाया, सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता था, बेसिक भी हो सकता था। ठीक है सर, मान लिया। अगला कॉन्सेप्ट आता है, सॉल्यूशन का कुछ एक पीएच होगा। आप मानते हो सॉल्यूशन अगर एसिडिक या बेसिक है तो सॉल्यूशन की कुछ एक पीएच की अपनी वैल्यू होगी? आप बोलोगे हाँ सर ऑब्वियसली होगी यार, पीएच की वैल्यू होगी, या तो 7 होगी अगर न्यूट्रल है तो, अगर एसिडिक है तो लेस देन 7 होगी, अगर बेसिक है तो मोर देन 7 होगी। ये तो आपने अभी बताया। ठीक है, तो अगर मुझे उस सॉल्यूशन का पीएच मेंटेन करके रखना है, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, if I want to maintain the pH of the solution, then I need to have a mechanism or a process by which I can resist the change in pH. बोलो हाँ कि ना? एक एग्जांपल समझो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को कहा कि ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। अग्रीड? क्या आपकी बॉडी ऐसा चाहेगी कि आपके ब्लड का पीएच मेंटेन्ड रहे? ऑफ कोर्स। अगर पीएच आपका ड्रास्टिकली कम या ज्यादा हो गया तो क्या होगा? आपको प्रॉब्लम हो जाएगी ना, हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे ना। ये बात अग्री करते हो आप? सही है, एवरीबडी नोस, अंडरस्टैंड दिस, वेरी लॉजिकल। तो ऐसा मैं चाहता हूं कि भाई मेरे ब्लड का, मेरे यानी कि हर एक कोई चाहता है कि उनके ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 पे मेंटेन रहे, ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो, ज्यादा एसिडिक ना हो, ज्यादा बेसिक ना हो। बरोबर बात है। तो क्या मेरे को ऐसा कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे इवन इफ वॉट एवर आई एड टू द ब्लड और वॉट एवर आई पुट इन साइड माई बॉडी, माई ब्लड पीएच शुड नॉट चेंज, इट शुड बी मेंटेन्ड एट द लेवल। जब सब आज मेरे को मन किया, मैंने बहुत सारा नींबू पानी पिया, उसमें बहुत सारा क्या है? सिट्रिक एसिड। मैंने मेरे बॉडी में एसिड का कंटेंट ढेर सारा बढ़ा दिया, तो क्या होगा? मेरा ब्लड एसिडिक हो जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे ब्लड को अपना पीएच मेंटेन करने आता है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनको अपना पीएच मेंटेन करने आता है, जो अपने पीएच में चेंज को रेजिस्ट करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? बफर सॉल्यूशन। ये वो वाला बफर नहीं है जो यूट्यूब पे वीडियो देखते वक्त होता है, वो नहीं। कि आजकल तो वैसे 5G नहीं, अभी आया नहीं इंडिया में, बट हाँ बफर वो वाला बफर नहीं है। ठीक है, यहां पे बफर का मतलब क्या? रेजिस्टिंग चेंज। बफर का मतलब यहां पे रेजिस्टिंग चेंज इन पीएच। तो आप बोलोगे सर अच्छा एग्जांपल भी हमको मिल गया, ब्लड इज अ गुड एग्जांपल। ब्लड इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ सॉल्यूशन
दैट रेजिस्ट चेंज इन पीएच, है कि नहीं? क्या हम और भी ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं या केमिस्ट्री में यूज करते हैं जिनका हम pH मेंटेन करना चाहते हैं? ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ द रिएजेंट्स एंड एवरीथिंग दैट यू यूज इन द लेबोरेटरी, यूज योर कॉमन सेंस, राइट? You use acids and bases in the laboratory, right? And you want to maintain their pH, na? Do you want their pH to change drastically over a period of time? No. तुमको नहीं चाहिए ना कि अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हारे केमिस्ट्री लैब में रखा हुआ है, उसका pH पहले 1 था और अब 4 हो गया, चल जाएगा कैसे? नहीं ना, तुमको मेंटेन कर, तुम चाहते हो ना कि मेंटेन हो, राइट? तो ऐसे बहुत सारे केमिकल हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में भाई, जिसका हम चाहते हैं कि भाई pH बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं फ्लक्चुएट ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि उसके अंदर हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस कुछ ऐसा मिलाकर या फिर कुछ चेंजेस ऐसे करके उसको बफर सॉल्यूशन बना के स्टोर करेंगे, ऑफ कोर्स। तो इसीलिए ये फंडा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये प्रैक्टिकली बहुत एप्लीकेबल है, खास करके ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग फूड और ड्रग्स, है ना, इन सब चीज़ों की, मेडिसिन, इन सब चीज़ों की बात करते हैं जिसमें स्टोरेज का फंडा इंपॉर्टेंट आ जाता है, तब बफर सॉल्यूशंस गेन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस बच्चों। तो क्या है बफर सॉल्यूशन? कोई आपको पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे? वो सॉल्यूशन जिसका पीएच थोड़ा बहुत एसिड या बेस मिलाने पे नहीं बदलता, उसको क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है? अब बफर सॉल्यूशन के टाइप कैसे? एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर। यानी कि एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज को मेंटेन करके रख पाएगा, वो अपने पीएच को मेंटेन कर पाएगा। और एसिडिक और बेसिक बफर के लिए, और रादर उसकी बफरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, या वो पीएच कितने वैल्यू पे मेंटेन करेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए, वी हैव इक्वेशंस कॉल्ड एज द हेंडरसन-हैसेलबach इक्वेशन। क्या नाम है देखो? Henderson-Hasselbalch equation. I call them the H2 equations. Henderson-Hasselbalch बार बार बोलने में ये होता है ना, Henderson-Hasselbalch equation, H2 equation, एसिडिक बफर और बेसिक बफर का इक्वेशन। क्या है इक्वेशन, जरा समझते हैं, ठीक है बच्चों? तो ऐसे मैं यहां लिखता हूं, चलो। एसिडिक बफर, जिसको बफर नहीं समझा वो डफर, ऐसा कोई है यहाँ पे? है ना, ये बकवास जोक मारना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। जब बफर वर्ड आता है तो मैं डफर ज़रूर बोलता हूँ, है ना, आई एंजॉय इट। देखो एसिडिक बफर कैसे बना। अब यहां पर प्लीज 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 पे वेरी क्लोज अटेंशन बच्चों, ठीक है? वेरी वेरी क्लोज अटेंशन। बहुत बड़ी चीज नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। एसिडिक बफर में एसिड वीक होगा और बेस स्ट्रॉन्ग होगा। क्या बोला? एसिडिक बफर में एसिड कैसा होगा? वीक होगा। अपन ऐसा सोचते हैं कि एसिडिक बफर में तो एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नहीं भाई, एसिडिक बफर में एसिड कैसा था? वीक था। तो लॉजिकली मुझे एक बात बताओ आप लोग कि वीक बेस बेसिक बफर बनाएगा? यस और नो बच्चे लोग? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मैंने रेड से जो मार्क करा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो पहली बात तो आप ऐसे लिख लो, चलो ये गड़बड़ नहीं करनी बिल्कुल भी ना। एसिडिक बफर कैसे बना? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और बेसिक बफर कैसे बना? वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, है ना? बेसिक वाले में बेस वीक है, एसिडिक वाले में एसिड वीक है। क्लियर होना चाहिए एकदम, हाँ? अच्छा, तो सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि एसिड जो होना चाहिए ओरिजिनली वो वीक होना चाहिए और उसी का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला जो है पीएच, द पीएच विल बी मेंटेन्ड एट व्हाट वैल्यू? नाउ आई वांट यू टू स्टडी दीज फॉर्मूले टुगेदर ऑलवेज, अलग अलग नहीं पढ़ने का, रट्टा नहीं माने, आप दोनों के पैटर्न आपको समझने। देखो पीकेए, अब आप बोलोगे सर ये पीकेए क्या है? के तो हमको समझ गया था, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड था। ये पीकेए क्या है? देखो यार, किसी भी इनऑर्गेनिक ये जो टर्म्स जो है ना आपके कैलकुलेशन के टर्म्स, उनके पीछे मैं स्मॉल पी लगा दूं, इसका मतलब ही है माइनस लॉग। इसका मतलब क्या है बच्चों? माइनस लॉग। जैसे पीएच में जो स्मॉल पी लगा उसका मतलब वही था ना, माइनस लॉग था ना, किया हमने अभी।
तो क्या ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि पी के ए का मतलब भी माइनस लॉग ऑफ के ए है? बोलो हाँ कि ना। आप ये बात समझ रहे होंगे। अच्छा, पी के ए और के ए, आगे बढ़ने से पहले ये भी समझा दूं, के ए ज्यादा होगा तो पी के ए कम होगा। बात बरोबर बोल रहा हूं? बोलो हाँ कि ना। जिनको नहीं समझा उनके लिए बता दो। मुझे बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसा है? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका के ए हाई होगा, यस और नो? आप बोलोगे हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अच्छा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, एसिडिक के ए वैल्यू कैसी होगी सर? ज्यादा होगी। तो पी के ए वैल्यू कैसे होगी मेरे गधे बच्चों? लो, क्यों? क्योंकि उस नंबर का नेगेटिव लॉग होगा ये। बोलो हाँ कि ना। सही है ना? तो जब आप पी के ए वैल्यू ऐसा देखोगे तो तुरंत ये चीज जरूर सोचना कि अच्छा, पी के ए वैल्यू लो है, मतलब जो एसिड इन्होंने दिया बड़ा स्ट्रांग है ये, एंड वाइस वर्सा। ऑर्गेनिक में भी कई बार इस टाइप का वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो आपको पूछेंगे कि भाई फिनॉल और अल्कोहल, ये दोनों में से पी के ए वैल्यू किसकी ज्यादा है? अपन ने किया है, फिनॉल और अल्कोहल में ज्यादा अच्छा एसिड कौन, फिनॉल या अल्कोहल? फिनॉल का दूसरा नाम ही कार्बोलिक एसिड है, किया था अपन ने। तो फिनॉल ज्यादा एसिडिक, तो ज्यादा एसिडिक तो उसकी पीके वैल्यू कम होगी कि ज्यादा होगी? समझो, तुमको बोल दिया C2H5OH और C6H5OH। अभी ये समझा देता हूं, नहीं तो बाद में गड़बड़ करोगे आप लोग। ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन? सर फिनॉल। तो pKa की वैल्यू किसकी ज्यादा? अल्कोहल की, क्योंकि pKa का फंडा उल्टा है, स्ट्रॉन्ग होगा तो pKa लो होगा। समझ में आ रही बात? तुमको वैल्यू भी बता देता हूं, इसकी वैल्यू अराउंड 10.1 होती है pKa की, और इसकी अराउंड 16 होती है। इसका मतलब अल्कोहल वीक है और फिनॉल स्ट्रॉन्ग है एसिडिक कैरेक्टर के मामले में। क्या ये बात बुद्धि में जा रही है? प्लीज समझो इस बात को। तो उल्टा करके ऐसे देख लूं, उल्टा करके देख लूं, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या होगा? के बी हाई होगा और पीके बी लो होगा। सही है ना? तो यहां पे फॉर्मूला देख लो अभी। तो फॉर्मूला में यहां पर पीके ए और यहां पर पीके बी आएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? अब आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जूम करके दिखा रहा हूं। देखो, हमने किया जूम बराबर जूम, ये हुआ पी के ए और ये हुआ पी के बी। अच्छा, यहां पर ऑब्वियसली, सॉरी आई फॉरगॉट, आई रोट पी एच, ऑब्वियसली यहां पर क्या आएगा? पी ओ एच आएगा ना, सीधी बात भाई, बेसिक बफर है, पी ओ एच आएगा। पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, एकदम इजी, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बेस का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि मेन क्या था? एसिड और बेस, वही तो फंडा था ना पूरा का पूरा। लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पर लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बेस का कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, बेस और एसिड जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आयोनाइज्ड फॉर्म की अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ये ओरिजिनल अनआयोनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, HCl दिया तो HCl पूरा, H प्लस और OH Cl माइनस नहीं। ठीक है, उसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा उससे कैलकुलेशन करना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपके पास pH दिया है तो उसका 14 माइनस POH निकाल लोगे, या वाइस वर्सा। तुमको मैं बोलूं POH3 है तो टेक्निकली pH 11 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। क्यों? क्योंकि स्केल 1 to 14 था भाई। अगर pH 10 है तो POH ऑटोमेटिकली 4 हो गया। आप बोलोगे हाँ, सीधी बात है, इसमें कौन सी बड़ी चीज है कि नहीं? चलो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब ये टेक्निकली डिलीटेड है, सॉल्युबिलिटी का पूरा पार्ट है आपके इसमें से डिलीटेड है, बट कर लेते हैं ना, क्या है इसमें, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं। ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा, आपको ब्रीफ में बताऊंगा बिकॉज डिलीटेड पार्ट। ठीक है, डिटेल में चाहिए तो बाद में, अपना एक्स्ट्रा बहुत टाइम है अभी, आराम से करेंगे अपन सॉल्व। ओके,
तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फंडा क्या जरा समझते हैं कि भाई जब सॉल्ट आप पानी में डाल रहे हो या किसी भी सॉल्वेंट में डाल रहे हो तो वो सॉल्ट डिसोसिएट होगा और डिसॉल्व होगा। ये बात सही है? एवरीबॉडी एग्रीज विद मी? अच्छा, याद करना सॉल्यूशन कॉलिगेटिव चैप्टर में हमने गैस की सॉल्युबिलिटी की थी लिक्विड में, याद है सबको? मैंने कार्बोनिक एसिड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर कोका कोला बनाने के लिए, है ना? आजकल नोरा फतेही बहुत कोका कोला, क्या कौन सा गाना चल रहा है तुम्हारा वायरल हुआ है ना वो, तो हमने वो किया था, वहां पे गैस को डिसॉल्व किया था किसमें? लिक्विड में। हेनरीज लॉ पढ़ा था। यहां पर फंडा है भाई सॉल्ट को डिसॉल्व करना है। दोनों अलग अलग टाइप है सॉल्युबिलिटी के फंडे। गैस की सॉल्युबिलिटी किस बात पे डिपेंड कर रही थी? प्रेशर पे। वहां पर गैस की सॉल्युबिलिटी S वाज डिपेंडिंग ऑन प्रेशर। यहां पर सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी बच्चों? किस पे डिपेंड करेगी? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? ये एक इक्वेशन है या एक एक्सप्रेशन है which tells you what is the solubility of the given type of salt. Now you have various different types of salt ना, क्योंकि salt कैसा हो सकता है? AB, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ देखो, AB टाइप का सॉल्ट है AgCl, AB2 टाइप का सॉल्ट है PbCl2, है ना? A2B सॉल्ट है Ag2CrO4। कौन सा है बाय द वे Ag2CrO4? सिल्वर क्रोमेट है ना, सिल्वर क्रोमेट है ना, ऑब्वियसली। यस, देन यू हैव AB3 ऑब्वियसली AlCl3, A2B3, अलग अलग टाइप के आपको सॉल्ट्स दिए हुए हैं। जब डिसोसिएशन होता है ना बच्चों, डिसोसिएशन होता है तो ध्यान देना जरा कि यहां पर नंबर ऑफ आयॉन्स अलग बन रहे हैं ना, इसके एक और एक, इसके क्या बन रहे हैं? लेड का एक, क्लोरीन के दो, यहां पर इसके दो और एक, इस तरह से यहां पर इसके एक और तीन, यहां पर इसके दो और तीन। करेक्ट बोल रहा हूं, है कि नहीं? तो यहां पर इंपॉर्टेंट फंडा ये है, जब आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ले रहे हो ना तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि डिसोसिएट करके देना है, देखना है कि आपके जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये जो नंबर्स इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो नंबर ऑफ मोल्स है ना आपके बेसिकली, वो कितने आ रहे हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या जज करना है? सबसे पहले आपको स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स चेक करने। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में जरा यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि सबसे पहले स्टेप वाइज जाएंगे अपन, स्टेप वाइज, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। कभी कोई पूछ ले सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो आप बोलेंगे स्टेप 1 डिसोसिएट, ओके। स्टेप 2 चेक द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? इस तरह से चेक द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। आप बोलेंगे ठीक है, ठीक है सर, हमने सॉल्ट को डिसोसिएट भी कर लिया, हमने आगे के वो नंबर भी देख लिए, ठीक है। एंड देन स्टेप 3 यूज द कोएफिशिएंट्स इन KSP। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को अपन KSP बोलते हैं, KSP इक्वेशन। KSP का जनरल इक्वेशन क्या बोलता है भाई? तो KSP फॉर एनी गिवन सॉल्ट, ठीक है, उसका जनरल इक्वेशन क्या बोलता है कि आपके पास जो भी कॉन्सेंट्रेशन थी पर्टिकुलर आयॉन्स की, वो आप लिखो एंड रेज इट टू द सेम स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे अगर आपको कोई बोल दे आपको कैलकुलेट करना है KSP ऑफ, अब यहां जो एग्जांपल दिया मैं उसके अलावा कुछ अलग ले लेता हूं, सपोज CaCl2। पहले तो जज करो कौन से टाइप का सॉल्ट है बच्चों, बताओ। AB2 टाइप का सॉल्ट है, आप बोलोगे ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, मैंने क्या बोला आपको, पहले आप डिसोसिएट करेंगे। सिर्फ स्टेप्स लगाने, इतना इजी चीज है ना ये, सिर्फ स्टेप्स लगाने आपने, और कुछ नहीं करना है। 2 स्टेप लगाने मैंने आपको बता दिए, Ca2 प्लस 2Cl माइनस। क्या आपको यहां पर कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं? इसका 1, इसका 2, क्लियर। तो इस सॉल्ट का KSP क्या होगा बताओ? तो आप बोलोगे सर CaCl2 का KSP होगा Ca2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 2। समझ में आ रही बात? क्यों रेज टू 2? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था उसका?
2, इसका रेस टू 1 था, क्या ये बात गई भेजे में? बोलो हाँ कि ना? हाँ। अभी इसकी सॉल्युबिलिटी S और इसकी भी S, तो कैसा करेंगे? इसकी S Cl की 2S करनी पड़ेगी। बोलो क्यों? क्योंकि भाई डबल था ना, तो 2S रेस टू 2 हो जाएगा। सपोज 3Cl माइनस होता तो आप क्या करते? दिमाग लगाओ। 3S रेस टू 3 करते, बोलो हाँ कि ना? 4Cl होता तो क्या करते? 4S रेस टू 4। 5Cl होता तो 5S रेस टू 5। बस इतना ही तो करना है यार, कौन सा रॉकेट साइंस। बच्चे इसमें बड़ा सुपर कंफ्यूज रहते हैं, सर क्या समझ में नहीं आ रहा। समझ में क्यों नहीं आया भाई? जितने तेरे को एनायन दिख रहे हैं, जितने कैटायन दिख रहे हैं, बस सेम n समथिंग रेस टू n। व्हाट इज दैट समथिंग? s इज दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ द गिवन कंपोनेंट। क्या ये क्वेश्चन में दी होगी वैल्यू? सर हमको कैसे पता चलेगी सॉल्युबिलिटी? अरे भाई क्वेश्चन में दिया रहेगा, तुमको बताएंगे वो कि क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी इतनी, कैल्शियम की सॉल्युबिलिटी इतनी। तुमको सिर्फ मल्टीप्लाई करके इक्वेशन का आंसर लाना है, बस देख लो। तो क्या होगा बच्चों बताओ? S का 4S स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 2S द होल स्क्वायर कर दिया ना, तो 4S क्यूब हो गया। यस और नो? एवरीबडी टेल मी, समझ में आया? और एक एग्जांपल करेंगे। सॉरी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम हियर। इसमें करंट आ गया। ओके, बेटर। और एक एग्जांपल करते हैं। तो यहां पर कैलकुलेट KSP फॉर लेट्स से फॉर Al2SO4 थ्राइस, ऐसा कर लेते हैं। Al2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए आप कर रहे हो। करेंगे बच्चों? खुद से ट्राई करेंगे आप? कैसे निकालना है? चलो करो। Al2SO4 थ्राइस, सर ये ऐसा है, डिसोसिएट, तो यहां पर अपने पास 2 टाइम्स ऑफ Al3 प्लस है बच्चों, और 3 टाइम्स ऑफ SO4 2 माइनस है। तो यहां पर स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो ऐसा है। क्या मुझे चार्ज से लेना देना है क्या? नहीं। क्या मुझे चार्ज से लेना देना है? यहां पे बोलो, चार्ज से लेना देना नहीं है, मेरे को स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से लेना देना है। ध्यान रखना, दिस इज वेयर पीपल स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज। मैंने इसलिए क्लियर क्या लिखा है स्टेप में? चार्ज को चेक करेंगे कि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को? सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट को आप चेक करेंगे। चार्ज अपने आप मैनेज हो जाएगा, चार्ज का चिंता आप मत करो, ठीक है? तो मुझे बताओ KSP ऑफ दिस सॉल्ट कैसे करोगे आप लोग? KSP ऑफ दिस सॉल्ट कैसे करोगे? अगर मैं बोलूं एल्यूमिनियम की सॉल्युबिलिटी S थी और सल्फेट की भी S थी, तो आप बोलोगे ठीक है सर, एल्यूमिनियम की 2S लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 है। तो 2S रेस टू क्या लिखेंगे? 2S रेस टू 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? 2S रेस टू, अभी सल्फेट में क्या लिखोगे बताओ? 3S रेस टू 3। बस इतना तो इजी हो गया। तो 4S स्क्वायर इंटू 9S क्यूब, यही हुआ ना? सॉरी 27 हो जाएगा ना, सॉरी माय बैड, मैंने 9 कर दिया। 3 का क्यूब 27 होता है बच्चों, सॉरी। और 27 का 4 आई थिंक 108 हो जाएगा, और S रेस टू 5। अगर मैं तुमको S की वैल्यू दे दूं, मतलब अगर मैं S की वैल्यू दे दूं, तो क्या तुम कैलकुलेट कर लोगे? आंसर है हाँ, ऑब्वियसली कर लेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे, है ना? तो बस यही सिंपल सा फंडा था बच्चों सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, बहुत इजी। S रेस टू n, ये बस आप याद रख लोगे ना, आपका काम हो जाएगा। ओके। आयोनिक प्रोडक्ट फॉर प्रेसिपिटेशन में, ठीक है, अगर आयोनिक प्रोडक्ट, किसी सॉल्ट का आयोनिक प्रोडक्ट जो है
वो सैचुरेटेड मतलब कि क्या बोलते हैं अपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से उसका आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा तो प्रेसिपिटेशन होगा। अब इसका मतलब क्या, देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या बता रहा है टेक्निकली आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बता क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई इतना सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है। जैसे मैं आपको बोलूं भाई 1 लीटर पानी है, इसमें x ग्राम अमाउंट सॉल्ट डिसॉल्व होगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो उसकी लिमिट, उसकी सॉल्युबिलिटी की लिमिट कि भाई इतने कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्ट डाला ना तूने तो डिसॉल्व होगा, नहीं तो इसके आगे नहीं होगा भाई, यही वो बोल रहा है। अच्छा, अगर जो ओरिजिनल अमाउंट ऑफ सॉल्ट मैंने इसमें डाला था, सोल्यूट मैंने इसमें डाला था, उसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा निकला, मतलब उसकी औकात से बाहर चला गया, जितनी डिसॉल्व हो सकते थे, जितने कॉन्सेंट्रेशन में डिसॉल्व हो सकता था उससे ज्यादा हो गया, तो क्या सॉल्ट प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर, ऑब्वियसली इफ यू एक्सीड द अमाउंट that it can tolerate or that it can dissolve, obviously it is going to precipitate. Yes or no बच्चों? सही बात है ना? तो अगर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ द गिवन सॉल्ट और गिवन सोल्यूट इज एक्चुअली मोर देन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी कि उसके आयोन्स का जो प्रोडक्ट था वो उसके सॉल्युबिलिटी यानी लिमिट, डिसॉल्व होने की लिमिट से ज्यादा था तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, कम था तो डिसॉल्व्ड फॉर्म में ही रहेगा, प्रेसिपिटेट नहीं होगा। और अगर इक्वल है तो भी जस्ट बैलेंस मेंटेन रहेगा, तभी भी प्रेसिपिटेशन नहीं मिलेगा। तो प्रेसिपिटेशन सिर्फ और सिर्फ कौन से केस में मिल रहा है बताओ? सुपर सैचुरेटेड के केस में, यानी कि आयोनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन केएसपी। बोलो यस और नो। सिंपल हो गई बात। चलो, लास्ट थिंग इज ओनली द फॉर्मूले। ऑलरेडी हमने फॉर्मूले तो वैसे सारे लगभग देख ही लिए, जैसे एक रिवाइज कर लेंगे। कुछ फॉर्मूले इसमें ऐसे हैं जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी किए हैं बच्चों, जैसे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हैव आई टॉट यू दिस इन, हमने सॉल्यूशन कोलिगेटिव में भी किया है कि अल्फा की जो वैल्यू है विल बी ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। अल्फा की वैल्यू कैसी रहेगी? 0 से लेके 1 के बीच में रहेगी। अगर मैक्सिमम 100% डिसोसिएट हो गया तो अल्फा 1 हो जाएगा, जितने मोल थे सारे के सारे डिसोसिएट हो गए, है ना। और अगर बिल्कुल डिसोसिएट नहीं हुआ तो, है ना, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ टेक्निकली, आई मीन ठीक है, यू कैन स्किप इट, यू डोंट नीड टू डू इट एज सच। के ए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, के ऑलरेडी मैंने लिख के दिया आपको। के ए क्या है? H+ और A- अपॉन HA। जूम करके दिखा देता हूं, आई होप ये स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, Ka इज अल्फा स्क्वायर C। ये वाला फॉर्मूला अपने को कई बार काम आने वाला है कुछ क्वेश्चंस में। सेम वे फॉर बेस क्या होगा? Kb विल बी B+ और B+ और OH- अपॉन BOH। वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड रे बाबा, कुछ नया नहीं है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड। ठीक है, बेस को डिसोसिएट करो, B+ और OH- प्रोडक्ट है, BOH तुम्हारा रिएजेंट है, रिएक्टेंट है। Kb अल्फा स्क्वायर C, सिंपल। ओके, C इज कॉन्सेंट्रेशन, ऑफ कोर्स C इज कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये आपको मोलारिटी के टर्म्स में दिया रहेगा क्वेश्चन। कैसा दिया रहेगा बच्चों? मोल पर DMQ, है ना, मोलारिटी के टर्म्स में दिया रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर फिक्स रहता है ना, प्योर वाटर का 10⁻⁴। इसी के बेसिस पे तो पीएच स्केल बना, मैंने एक्सप्लेन किया आपको अभी, इसी के बेसिस पे आपका पीएच स्केल बना। कुछ बच्चे एकदम ही बेसिक, जिनका पूरा बंडल ही बेसिक है, वो ये भी सोच रहे होंगे सर ये H3O+ कहाँ से आया? भाई H+ जो है वो H+ के फॉर्म में नहीं रहता, वाटर के मॉलिक्यूल में वो वाटर से जुड़ के H3O+ बना देता है। ये तो बहुत बेसिक केमिस्ट्री सबको आनी चाहिए, नहीं आती तो फिर भी ये भी देख लो। हाइड्रोनियम बोलते हैं इसको अपन, ये मैं आपको काफी बार सिखा चुका हूं, बहुत सारे प्रीवियस चैप्टर्स के लेक्चर्स में भी। ठीक है, नहीं पता तो अभी भी सीख लो। पीएच कैसा है? -log of H3O+, मतलब H+ की जगह पे वो H3O+ लिख रहे हैं। एक ही बात है, प्रोटॉन बोलूं या हाइड्रोनियम बोलूं, एक ही बात है, बोलो हाँ कि ना।
पी एच जो है वो माइनस लॉग ऑफ एच प्लस था, तो पी ओ एच रॉकेट साइंस, वाह, माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस होगा, सीधी बात है। क्या तुमको दोनों फॉर्मूला की कभी जरूरत पड़ने वाली है क्या? नहीं। अगर तुमने पी एच निकाल लिया, सपोज पी एच की वैल्यू एन है, तो क्या मैं बोल सकता हूं पी ओ एच टेक्निकली 14 माइनस एन हो जाएगा? ये तो ऑब्वियस है। क्या तुमको दोनों फॉर्मूला कभी भी लगने वाला है बच्चों? बिल्कुल नहीं। यू विल यूज एनी वन, you find one, you directly find the other by just subtracting it from the value of 14, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं। चलो, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, ओहो भाई बहुत टफ चीज है, पीएच पीओएच 14 है। हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन हमने कर लिया फॉर बफर, है ना, अगर एसिडिक बफर है तो पीकेए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, पीओएच है वो पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस। यहाँ पे हमने सारी इसकी जो फंडे थे वो तो क्लियर कर लिए। अब जो है कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में इन वेरियस एग्जाम्स। नाउ इन योर एमएचसीईटी एग्जाम प्लीज रिमेंबर दैट दिस चैप्टर इज फॉर द फर्स्ट टाइम, सो वी डोंट हैव लाइक एमएचसीईटी पीवाईक्यूज अ लॉट ऑफ देम। जैसे बाकी चैप्टर्स के लिए हमने 2004-5 से लेके 19 तक के सारे कर लिए, बट इस चैप्टर में कुछ लिमिटेड होंगे, बट बाकी दूसरे एग्जाम्स के क्वेश्चन अपन कवर कर रहे हैं बच्चों। ओके, हाँ, कल इस नेक्स्ट इसमें इसके क्वेश्चंस करते हैं। ये अभी इसमें एक में सिनॉप्सिस कर लेते हैं, सेकंड में सारे क्वेश्चंस एक साथ कर लेंगे। आप लोग एक बार सिर्फ सिनॉप्सिस प्लीज रिवाइज करके रखना, सो दैट क्वेश्चंस अपने थोड़े से फटाफट सॉल्व होंगे। मतलब मैं फटाफट सॉल्व करूंगा, आप भी साथ में पेस मैच कर पाओ, उसके लिए आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज जरूर करके रखना, ठीक है।